कर्नाटक में सिद्धारमैया ने राज्य के 30वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दोनों ही नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने शनिवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 12:30 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। इनके बाद सबसे पहले डीके शिवकुमार ने शपथ ली। वे इकलौते डिप्टी सीएम होंगे। डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज और एम.बी. पाटिल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री चुना गया और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कर्नाटक सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लगा बड़े नेताओं का जमावड़ा। कई नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह से दूर भी रखा गया। कर्नाटक में शपथ ग्रहण में करीब 20 विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया था। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों को न्योता भेजा था। शपथ ग्रहण में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, इसके अलावा मक्कल निधि मय्यम पार्टी के कमल हसन, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल हुए। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक शपथ में नहीं पहुंचे। गौर करने वाली बात ये भी है कि कांग्रेस ने कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस सम्मान समारोह से दूर रखा। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के केसीआर, आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी और केरल के पिनराई विजयन शामिल थे। दरअसल कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह को विपक्षी दलों की एकता के ट्रेलर के रूप में दिखाना चाहती थी। यही वजह है कि लगभग सभी बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा गरीब और पिछड़ों के साथ खड़ी रही है। हमने जो वादा किया था वो हम पूरा करेंगे। आने वाले कुछ घंटों में यानी पहली ही कैबिनेट में कांग्रेस अपने सभी वादे को पूरा करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटी स्कीम लाई है, जिसके तहत 200 यूनिट बिजली फ्री, यानी कि गरीब परिवार को अब 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके अलावा गरीब परिवार की एक महिला सदस्य को 2000 रूपये महीना दिया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता है। इतना ही नहीं, जो गरीब बीपीएल परिवार है वो उसको 10 किलो चावल प्रति महीने फ्री दिया जाएगा। ये सारी स्कीम पहली कैबिनेट यानी कुछ घंटों में कांग्रेस पूरा करने जा रही है, कांग्रेस लागू करने जा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि जो हम वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली सरकार और उसके अधिकारियों की जंग फिलहाल एक नए मोड़ पर आ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के बाद दिल्ली सरकार अब ये तय करेगी कि आखिर उसको किस रास्ते जाना है, किस तरीके से आम जनता को वो समझाए। इसको लेकर स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। पहली बात ये रहेगी कि आम जनता को ये समझाना कि आखिर केंद्र सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया है उससे कितना ज़्यादा काम उनका इफेक्ट होगा। ये समझाना कि आखिर अधिकारियों से अगर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री बात नहीं कर पा रहे हैं या अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं या फिर कहीं ना कहीं इस ऑर्डिनेंस से दिल्ली सरकार के कामकाज पर असर पड़ेगा, तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली वालों को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। फिलहाल इस परिस्थिति को देखते हुए सीधे तौर पर अगर समझें तो दिल्ली सरकार के तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में इस प्रकार की चीज़ें आम जनता के सामने रखते हुए नजर आएंगे। अब जो परिस्थितियाँ सामने निकल के आई है ऑर्डिनेंस के बाद, उससे एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि आने वाले दिनों में ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है और ऑर्डिनेंस के बाद अब दिल्ली सरकार किस तरीके से कामकाज कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार को जो अध्यादेश आया है उस पर विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कल रात को अध्यादेश लाया गया कि दिल्ली में जो पावर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली की सरकार को, वो जायज़ नहीं है और अब वो पावर एलजी के पास ही रहेगा। यानी सुपर बॉस की जो लड़ाई थी उसमें केंद्र सरकार के अध्यादेश ने एक बार और साफ किया कि दिल्ली का सुपर बॉस एलजी ही है, यानी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि एलजी ही सुपर बॉस रहेगा। हालांकि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो विवाद था उसको लेकर उसमें एक कमेटी बनाई गई है, उसमें केजरीवाल को भी रखा गया है, यानी मुख्यमंत्री जो होंगे दिल्ली के वो रहेंगे। लेकिन इस बीच जो लगातार आरोप प्रत्यारोप है उसमें बीजेपी ने कहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था
तब से लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार अधिकारियों को डराने धमकाने का काम कर रही थी और साथ ही वो अधिकारी जो उनकी सरकार के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कर रहे थे उनको भी हटाने का प्रयास किया जा रहा था। लिहाजा इसमें लाइन क्रॉस करने की कोई बात नहीं है, ये सरकार और दिल्ली में बीजेपी का दावा है। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक बार फिर से एलजी और दिल्ली सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल 11 मई को दिल्ली सरकार की याचिका पर 5 जजों की बेंच ने कहा था पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। 7 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। अब 20 मई यानी आज केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 5 जजों की बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की अर्जी लगाई है। अधिकारियों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड है। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला चला गया है जिसमें 7 जजों की जो संविधान पीठ है वो अब तय करेगी कि आखिर दिल्ली का बादशाह कौन होगा। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जापान के हिरोशिमा शहर में इस समय G7 देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा है और वहां से एक खास वीडियो सामने आया है। दरअसल जिस हॉल में इस मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और पीछे पीछे से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर बढ़े और वहां जाकर उनको गले लगाया, जिसके बाद दोनों ने हाथ मिलाकर काफी देर तक बात करी। अमेरिका के राष्ट्रपति के आने का पता चलने पर तुरंत मोदी जी भी अपनी कुर्सी से उठ गए और जाकर उन्हें गले लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी दूसरी तरफ थी, ऐसे में वह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनकी तरफ आए और गले लगने के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ को थामे हुए कुछ बातचीत की, जिसके बाद मोदी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और जो बाइडेन वापस लेटने लगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। दरअसल कई महीनों से चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। जयपुर में मुख्यमंत्री दफ्तर के चंद ही कदमों की दूरी पर स्थित योजना भवन के दफ्तर में करोड़ों रुपए का जखीरा जब्त हुआ है। दरअसल योजना भवन के बेसमेंट में एक अलमारी रखी हुई थी जिसमें 2 करोड़ 31 लाख रुपए पड़े मिले। साथ ही सोने के 1 करोड़ रुपए के बिस्किट भी जब्त हुए हैं। 2000 और 500 रुपए के कड़क नोटों के बंडल इस अलमारी में बंद पड़े थे। हालांकि यहाँ पर डिजिटाइजेशन और ई फाइलिंग का काम होता था। हर रोज कई कर्मचारी और अधिकारी आते थे और उन्हीं में से ऐसा कहा जा रहा है कि किसी ने यहाँ पर लाकर इतने बड़े धन को इस अलमारी में बंद कर दिया और चाबियां अपने साथ ले गए। मामला किस कदर गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के डीजीपी, जयपुर के पुलिस कमिश्नर और राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा के बीच में एक रात को बैठक भी हुई और इस पूरे मामले की गहन पड़ताल का सरकार की ओर से निर्देश भी जारी किया, क्योंकि यह पूरा मामला योजना भवन से आया है। वही उसी योजना भवन से जहां पर की सरकार की सभी बड़ी योजनाओं की रूपरेखा तैयार होती थी, उन्हें किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए इसकी रूपरेखा तैयार होकर सरकार तक पहुंचती थी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गुजरात में पिछले 5 सालों में 106 करोड़ रुपए की 2000 के नकली नोट पकड़े गए। आरबीआई ने भले ही 2000 की नोटों पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गुजरात के अंदर 106 करोड़ रुपए के मूल्य की 2000 की 53,333 जाली नोट जब्त किए गए हैं। पिछले 3 सालों में 2000 के नोट की कुल 19,953 जाली नोट पकड़े गए, जिसकी कीमत 39 करोड़ 90 लाख रुपए है। 2000 के नकली नोट पकड़े जाने के मामले में सबसे पहले नंबर पर तमिलनाडु, उसके बाद केरला और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, जबकि गुजरात 5वें नंबर का राज्य है जहां पर 2000 की सबसे ज्यादा नकली नोटें जब्त की गई हैं।
कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। अभिषेक बनर्जी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है और उन्होंने सीबीआई दफ्तर में पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे बड़ा जो चर्चित घोटाला शिक्षा जगत का है, इसमें पूर्व जो शिक्षा मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय जेल में है और उसी के तहत यहाँ पे जो टीएमसी के नेता कुंतल घोष और अभिषेक बनर्जी को एक साथ बैठने की बात कहा जा रहा था। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी को याचिका दायर किए थे, कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था, लेकिन कोर्ट के दोबारा फैसले के बाद यहाँ पे अभिषेक बनर्जी से आज यहाँ सीबीआई के आला अधिकारी लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा जगत है वही को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अभिषेक के बचाव में कहा है कि अभिषेक बनर्जी लगातार 25 अप्रैल से पूरे पश्चिम बंगाल में जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे थे और लोगों के बीच में जा रहे थे। इससे घबराकर बीजेपी ने यहाँ पे सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और लगातार ईडी सीबीआई के द्वारा टीएमसी के नेताओं को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। और अब देखना है कि सीबीआई का अगला कदम क्या होता है और सीबीआई जिस तरह से लगातार टीएमसी के कई नेताओं को रडार पर रखी है और अभिषेक बनर्जी से पूछताछ इसी सिलसिले में किया जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ नरोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।